मैं शपथ लेती हूँ कि विद्यार्थी मेरा धर्म है। मानवता की सेवा करना मेरा परम लक्ष्य है। राष्ट्र की उन्नति में मैं से तत्पर रहूंगी। अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक स्वच्छ तथा सुंदर तथा भ्रष्टाचार मुक्त मैं भारत का निर्माण करूंगी। जय हिंद। आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं भारत का भूगोल जो है, इंडियन ज्योग्राफी शुरू करेंगे। पहली क्लास है हमारी इंडियन ज्योग्राफी की, ठीक है। अब भूगोल क्या है, ये सब चीज़ें हम लोग जब इसके बारे में सिद्धांत पढ़ेंगे, वैसे एक बार हमने पढ़ा दिया है पहले, लेकिन नए बच्चे हैं चूँकि, तो उनके लिए फिर से जब ज्योग्राफी रिवाइज कराएंगे दोबारा, तब वहाँ बताएंगे भूगोल वास्तव में क्या है। तो आज से हम लोग जो है इंडियन ज्योग्राफी शुरू कर रहे हैं, बुक जो हमारी है इंडियन ज्योग्राफी। कल हमने बेसिक क्लास ली थी जिसमें जानकारी दी थी कि किस तरीके से जो है सरकारी नौकरियों में क्या क्या कैटेगरी है, वहाँ से हमने चर्चा की थी। तो आज से हमारी जो है रेगुलर क्लास शुरू होगी जिसमें हम भारत का भूगोल पढ़ाएंगे। यहाँ पर आपको एक एक चीज़ समझाने के साथ याद भी करा देंगे, बोर्ड पे हमारे साथ जो है याद भी करते चलोगे, क्योंकि ये उम्र जो होती है इसमें जो कुछ भी याद हो गया आपके दिमाग में, फिर वो जीवन में कभी भूलोगे नहीं। तो याद कराते हुए चलेंगे, सब कुछ समझाते हुए याद कराते हुए चलेंगे, ठीक। अब देखो, जो हमारा जो भारत है, सबसे पहले तो हम भारत की बात करते हैं। भूगोल तो हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम भारत की बात करेंगे। इसको इंडिया भी कहते हैं, ठीक है। हमारे संविधान में दो ही नाम लिखे हुए हैं, इंडिया और भारत। तो इनको हम क्या, वास्तव में हमारा प्राचीन नाम यही था भारत का, ठीक है। तो इसके नामकरण की हम लोग जो है चर्चा करेंगे कि इसका नामकरण कैसे, क्या क्या रहा, कौन कौन समय में क्या क्या इसके नाम रखे गए, भारत का क्या क्या नाम रखा गया। देखो, प्राचीन समय में भारत को आर्यावर्त भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? आर्यावर्त, ठीक है, आर्यावर्त। अब आर्यावर्त शब्द जो है ये कहाँ से आया है? इसमें आर्य शब्द है। कौन सा शब्द आया है? आर्य, ठीक है। आर्य जो है निवासी थे, किस सभ्यता के निवासी थे? वैदिक सभ्यता के। हमारे देश में सबसे प्राचीन सभ्यता एक विकसित हुई थी हड़प्पा, और उसके बाद में एक सभ्यता आई थी जिसका नाम था वैदिक सभ्यता। कौन सी सभ्यता? वैदिक। तो वैदिक सभ्यता के जो निवासी थे उनको क्या कहा गया? आर्य। उनको क्या कहा गया? आर्य। आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ जन। आर्य का मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ जन। जो श्रेष्ठ होते हैं, उत्तम होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? आर्य। उनको क्या कहा जाता है? आर्य। तो अब चूंकि आर्यों से निवासित भूमि थी, आर्यों से निवासित, आर्य से लोगों के निवास का स्थान था भारत, तो इसलिए पहले क्या कहा गया? आर्यावर्त। देखो, ये भारत का नक्शा है। यहाँ पर एक नदी बहती है, सिंधु नदी। कौन सी नदी? सिंधु। सिंधु नदी के सहारे विकसित हुई थी कौन सी सभ्यता? हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता। मध्य एशिया से विदेशी आक्रांता आए, आर्य वगैरह आए, ये भारत के नहीं थे, और इनको भगा दिया यहाँ से, और ये बसते चले गए कहाँ? गंगा के मैदान वाले क्षेत्र में। कहाँ बसते चले गए? गंगा का। तो गंगा का ये वाला स्थान है, ये पूरा गंगा का मैदान है। इस पूरे गंगा के मैदान पे आर्यों ने कब्जा कर लिया और वो रहने लगे, तो ये पूरा क्षेत्र कहलाया आर्यावर्त। ये क्या कहलाया? पूरा क्षेत्र आर्यावर्त। तो भारत भूखंड को आर्यावर्त भी कहा जाता था प्राचीन समय में, और इसके निवासी कौन थे? आर्य लोग थे, जो वैदिक सभ्यता के लोग थे, वैदिक संस्कृत के लोग थे, ठीक है। तो एक नाम तो हो गया आर्यावर्त, जो प्राचीन समय में कहा जाता था, और एक नाम इसका और मिलता है जम्बूद्वीप। एक नाम और मिलता है जम्बूद्वीप, ठीक है। जम्बूद्वीप भी कहा गया है इसको। जम्मू शब्द जो है जामुन से बना है। किससे बना है? जामुन खाया है क्या? ब्लैकबेरी जैसा होता है, ठीक है, जामुन। तो जामुन, एक समय हमारे इस भारत देश में जो है जंगल ज्यादा होते थे, और जंगल में भी किसके वृक्ष ज्यादा थे? जामुन के। तो इसलिए जो है हमारे हिंदू धर्म के ग्रंथों में और बौद्ध धर्म के ग्रंथों में, हिंदू ग्रंथों में और बौद्ध ग्रंथों में, ठीक है, बौद्ध ग्रंथों में उल्लेख मिलता है जम्बूद्वीप का। किसका उल्लेख मिलता है? जम्बूद्वीप। तो प्रश्न यहां से बनेगा, जम्बूद्वीप का उल्लेख कहाँ मिलता है? जैन ग्रंथों में मिलता है या बौद्ध ग्रंथों में? बौद्ध ग्रंथों में। तो प्रश्न उलझा के पूछा जाएगा कि जम्बूद्वीप का उल्लेख मिलता है जैन ग्रंथों में। तो
ये क्या हो जाएगा? गलत। सही क्या है? बौद्ध ग्रंथ। हिंदू धर्म के ग्रंथ और बौद्ध धर्म के ग्रंथ, तो इनमें नाम मिलता है क्या? जम्बू द्वीप। ठीक है, जम्बू द्वीप, क्योंकि जामुन पेड़ की अधिकता की वजह से इसको क्या कहा गया? जम्बू द्वीप भी कहा गया। अब ये तीन तरफ समुद्र से घिरा हुआ है। इधर आपका बंगाल की खाड़ी पूर्व साइड में, पश्चिम साइड में अरब सागर, दक्षिण में हिंद महासागर। ठीक, एक विशाल जो है उप महाद्वीप के रूप में फैला हुआ है, और तो इसको जो है एक द्वीप की संज्ञा दी गई। किस द्वीप के नाम से? जम्बू द्वीप के नाम से। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग। आपने सुना होगा दुष्यंत और शकुंतला की कहानी। हस्तिनापुर के महाराज थे, सम्राट थे, हस्तिनापुर के महाराजा थे, जिसका नाम था दुष्यंत, और उनकी पत्नी थी शकुंतला। उनकी पत्नी क्या थी? शकुंतला। और उनका एक बेटा था भरत। उनका बेटा था भरत। तो जो बेटा भरत था वो प्रतापी जो है शासक हुआ बाद में, तो उसके नाम पर, भरत के नाम पर ही इस देश का नाम पड़ गया भारत। इस देश का नाम क्या पड़ गया? भारत। ठीक है, तो उसके नाम पर ही इस देश का नाम भारत पड़ गया। ठीक है, और इसके अलावा इसका एक नाम है हिंदुस्तान। इसके अलावा इसका एक नाम क्या है? हिंदुस्तान। अब देखो, हमने बताया कि एक नदी बहती थी जिसको बोलते हैं सिंधु नदी। ये एक नदी थी जो ऐसे इस तरीके से यहाँ से निकलती है तिब्बत के पठार से, और पाकिस्तान में जा करके और ये अरब सागर में गिर जाती है। तो सिंधु नदी की, ये पहले भारत का ही हिस्सा था। पाकिस्तान वाला हिस्सा तो 14 अगस्त 1947 में बंटवारा हो गया। भारत अलग हो गया, पाकिस्तान अलग हो गया। मध्यरात्रि को दो देश बन गए। 14 अगस्त की मध्यरात्रि को दो राष्ट्र बन गए, पाकिस्तान अलग और हिंदुस्तान अलग। तो उसके पहले तो पाकिस्तान भारत में ही था। तो यहाँ जो सभ्यता विकसित हुई सिंधु नदी के किनारे, तो ये बहुत फेमस रही। ये बहुत फेमस रही मध्य एशिया से, खास करके फारस से, पर्सिया जिसको आज ईरान कहते हैं। कौन सा देश? ईरान। तो फारस के लोग यहाँ आते थे, और ये लोग सिंधु को सिंधु नहीं कह पाते थे। क्या कहते थे? हिंदू। सा की जगह वो हा का प्रोनाउंसिएशन करते थे। जैसे सिंधु शब्द है तो सिंधु शब्द में सा आता है, तो सा की जगह इसको करते थे हिंदू कर देते थे। तो हिंदू नदी कहा करते थे। अब हिंदू नदी किनारे रहने वाले लोगों को क्या कहा इन्होंने? हिंदुस्तान। हिंदू नदी के किनारे के लोगों को कहा गया हिंदुस्तान। तो इस तरीके से हमारे देश का एक नाम और पड़ा, हिंदुस्तान। कहाँ से आया? मध्य एशिया से। जो फारस के लोग थे, पर्सिया के लोग थे, वहां से मतलब लोग आए, आक्रमण किए, भारत में प्रवेश किए, तो सिंधु नदी के किनारे रहने लगे। और इस नदी को सिंधु नहीं कह पाते थे, हिंद कहते थे, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन भारत जैसे लोग नहीं कर पाते हैं। ठंडे देश के लोगों का मुंह पूरा खुलता नहीं है, जबान पूरी खुलती नहीं है। तो इस तरीके से ये हिंदू जो है हिंदू नदी कहलाया, और इसके आसपास के निवासियों को कहा गया हिंदुस्तान। तो ऐसे हमारे देश का नाम पड़ गया हिंदुस्तान। और एक नाम और है इंडिया। अब आपको ये लगता होगा इंडिया शब्द जो है ये अंग्रेजी में इंडिया को, मतलब भारत को अंग्रेजी में इंडिया कहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जैसे मतलब आम को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मैंगो। तो भारत को अंग्रेजी में इंडिया कहते हैं, ऐसा लोगों के दिमाग में आता होगा शायद, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया मतलब भारत नहीं होता है, उसकी मीनिंग नहीं होती। भारत एक टर्म है, नाउन है अलग, इंडिया एक टर्म नाउन अलग है। ठीक है, तो इंडिया जो है, अब ये इसकी भी रोचक कहानी थी। ये भी सिंधु नदी से जुड़ा हुआ है। जो ग्रीक लोग थे, हमारा प्राचीन संबंध ग्रीक से था, यूनानियों से था। सिकंदर कहाँ का था? ग्रीक का था। सिकंदर कहाँ से आया था? ग्रीक से, यूनान से आया था। ठीक है, तो और सिकंदर उस समय जब भारत में धनानंद का साम्राज्य हुआ करता था, और चंद्रगुप्त मौर्य जो है उस समय शासन सत्ता को हथियाने के चक्कर में लगे हुए थे। तो सिकंदर और चंद्रगुप्त मौर्य की जो है भेंट होती है, मुलाकात होती है, 321 ईसा पूर्व के आसपास में मिलते हैं। ठीक है, ये कहानी इतिहास में पढ़ाएंगे। तो ये लोग भी जब आए तो इसी रास्ते से आते थे। किस रास्ते से आते थे? इसी रास्ते, सिंधु नदी वाले रास्ते से। अब ये लोग आए तो ये लोग इसको न सिंधु कहे न हिंदू कहे, इन्होंने कहा इंडस रिवर। इन्होंने कहा इंडस रिवर, इन्होंने इसका नाम रखा इंडस रिवर। ठीक है, तो अब इंडस रिवर के नाम से ग्रीक शब्द जो है इंडिया बन गया। क्या बन गया? इंडिया। इंडिया कहाँ से लिया गया है? इंडस रिवर। तो सिंधु नदी का एक नया नाम इन्होंने बताया, इंडस रिवर। कौन सा रिवर? इंडस रिवर। तो इंडस नाम से बन गया इंडिया। इंडस नाम से क्या बन गया? इंडिया। तो इंडिया एक ग्रीक शब्द है। इंडिया कैसे शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। इंडिया ग्रीक भाषा का शब्द है, जो इसकी उत्पत्ति इंडस से हुई है। किससे हुई है? इंडस। बाद में इसको इंडोस भी कहा जाने लगा, तो मूल रूप से इंडोस से इंडिया बन गया। क्या बन गया?
इंडोस से इंडिया बना। कुल मिलाकर के कहानी घुमा फिरा करके सिंधु नदी के आसपास ही आती है, ठीक है। तो इसी के सहारे यहाँ के लोगों को जो है कई नामों से जाना गया, जिसमें हमने देखा आर्यावर्त, जम्बूद्वीप, ठीक है, भारत, हिंदुस्तान, इंडिया। ये तो नामकरण की बात रही। नामकरण की कहानी ये रही कि भारत को इतने नामों से जाना जाता है। अब क्या इतने नामों से आज के समय में हम संबोधित करते हैं? नहीं करते हैं। हमारा जो संविधान बनाया गया, तो संविधान के पहले ही अनुच्छेद में आर्टिकल नंबर 1 में ही लिख दिया गया, भारत के बारे में लिखा गया कि जो इंडिया, जिसे भारत भी कहते हैं, संघों का मतलब राज्यों का संघ होगा। इंडिया जिसे भारत भी कहा गया, राज्यों का संघ होगा। इंडिया दैट इज भारत, इंग्लिश में लिखा हुआ इंडिया दैट इज भारत, अर्थात इंडिया जो कि भारत भी है, इंडिया जो कि भारत भी है, और भारत क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। अभी चर्चा करेंगे। भारत जो कि राज्यों का क्या होगा? संघ होगा, ठीक है। तो आर्टिकल 1 में संविधान भी यहाँ हमने देख लिया। तो हमारे संविधान में भारत का नाम जो है 2 नाम लिया गया। अब इसमें ये भी आर्यावर्त नहीं है, जम्बूद्वीप नहीं है, हिंदुस्तान नहीं है, ये सब इनका उल्लेख नहीं है हमारे संविधान में। हमारे संविधान में सिर्फ कितने नाम का उल्लेख है? 2 नाम। तो भारत को इंडिया भी कहा गया और भारत भी कहा गया। तो भारत और इंडिया 2 नाम हमारे संविधान में प्रचलित हैं। अब विवाद चल रहा है इस समय। मौजूदा सरकार चाहती है इंडिया नाम खत्म ही कर दिया जाए और इसको भारत ही कहा जाए। तो उसके पीछे क्या कहानी लॉजिक बन के आ रही? एक विपक्ष दल खड़ा हो गया इंडिया के नाम से, एक विपक्ष दल खड़ा हो गया इंडिया के नाम से। जितने विरोधी पार्टी थे सब इकट्ठा हो गए, उन्होंने एक गठबंधन बना लिया जिसका नाम रखा इंडिया। इंडिया का मतलब इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। आई से इंडियन, आई नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, ठीक, भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन। एक गठबंधन बना लिया इंडिया के नाम से। किस नाम से? इंडिया के नाम से। तो अब शायद इस वजह से या हो सकता है किसी और कारण से, लेकिन ये पहले से प्रक्रिया चल रही थी कि संविधान में संशोधन करके और जो इंडिया शब्द है उसे हटा दिया जाए और वहां पर क्या रखा जाए? केवल भारत, क्योंकि और सारे देश है उनके 2 नाम है नहीं। तो वो एक कहानी अलग है, ठीक है। तो ये अभी जो है लेटेस्ट मुद्दा जो चल रहा है, इस पर गहमा-गहमी चल रही है। अभी जो है विशेष बैठक भी हो रही है, हो सकता है वहाँ मुद्दा उठाया जाए कि इंडिया नाम हटा करके खाली भारत नाम रखा जाए, ठीक। तो इस तरीके से ये हो गए इसके नामकरण की कहानी। हम लोग देखते हैं भारत हमारे नक्शे में कहाँ लोकेटेड है, उसकी स्थिति क्या है, आकार क्या है, ठीक है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। अब हम भूगोल पे आएंगे। ये तो नामकरण की बात थी। अब हम लोग वास्तव में एक्चुअल में भारत का भूगोल देखते हैं। और भारत के भूगोल में हम सबसे पहले देखो भूगोल क्या है। भूगोल विषय जो है स्थिति का वर्णन करता है, जो है किसी भी स्थान के पोजीशन की सिचुएशन, लोकेशन, उसकी बात करता है और वहाँ पर पाए जाने वाले भौगोलिक सांस्कृतिक दशाओं का अध्ययन करता है भूगोल। तो हम लोग जो है पृथ्वी में देखेंगे, जो हमारा ग्लोब है, हमारा जो ग्लोब है, ग्लोब एक्चुअली गोल, हमारी पृथ्वी गोल नहीं है। किस आकार में है? ज्वाइड आकार में। किस आकार में है? ज्वाइड, भूआब, हिंदी में कहते हैं भूआब, भूआब ज्वाइड आकार में है। न गोल है, न चपटी है, न संतरे जैसी है, न टमाटर जैसी है, न बैगन जैसी है, न जो है अंडे जैसी है। कैसी है? ज्वाइड है, भूआब। इस तरीके से धचकी पचकी है हमारी पृथ्वी। कैसे? धचकी पचकी है इस तरीके से, जिसको कहते हैं भूआब। मतलब आब का मतलब होता है आभा। आभा किसकी? भूमि की, जिस भूमि की आभा जिसमें दिखाई दे रही हो। अब ये धचकी पचकी है जो इसमें पानी भरा हुआ है, इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक। और जो ऊपर उठा हुआ है पर्वत पठार है। अब इन सब को अगर आप गणित पढ़े होंगे, सबका एवरेज निकालेंगे तो फिर गोल निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा। तो इसलिए जो है हम गोल नॉर्मली बना देते हैं, जो ऊपर से जो है चिपटी हुई है, ऊपर और नीचे ये क्या है? चिपटी है, और 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई है। हम लोग पृथ्वी पर 4 गोलार्ध पढ़ते हैं। कितने गोलार्ध पढ़ते हैं? 4। हम इसलिए बताना चाह रहे हैं कि हम देखेंगे भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है। 4 गोलार्ध पढ़ते हैं, ठीक। पृथ्वी को बीचों बीच से 2 भागों में, उत्तर और दक्षिण में बांटने वाली
रेखा कहलाती है विषुवत रेखा। क्योंकि पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, इसीलिए विषुवत रेखा को क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। इसलिए विषुवत रेखा को क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। तो ऊपर वाले गोलार्ध को कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, और इसके नीचे वाले गोलार्ध को कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है। और एक इसको ये अक्षांश रेखा है, 0 डिग्री की अक्षांश रेखा, जिसके दो नाम, 0 डिग्री की अक्षांश रेखा जिसके दो नाम है, विषुवत रेखा और भूमध्य रेखा, जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट देती है। ठीक। और इसके अलावा एक रेखा है देशांतर की। देशांतर की तो कई रेखाएं हैं, 180 देशांतर की रेखाएं जो सब पूरे पृथ्वी को दो बराबर भागों में सारी देशांतर रेखाएं बांटती हैं। ठीक है। तो अब जो देशांतर रेखा है 0 डिग्री की मान लो या 180 डिग्री की मान लो, 0 डिग्री की मान लेते हैं, तो इसके इधर वाला हिस्सा क्या कहलाएगा? पूर्वी देशांतर। ये क्या कहलाएगा? पूर्वी। और इधर वाला हिस्सा कहलाएगा पश्चिमी देशांतर। इधर वाला हिस्सा क्या कहलाएगा? पश्चिमी। अब एक खंड ये हो गया, 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 तो कितने गोलार्ध हो गए पूरी पृथ्वी के? 4 गोलार्ध हो गए, 4 गोलार्ध हो गए। अब ये चूंकि उत्तर में है और किधर है? पूरब में है, तो ये उत्तर पूर्वी गोलार्ध हो गया। ये क्या हो गया? उत्तर पूर्वी गोलार्ध। और ये दक्षिण में है और पूरब में है, तो ये कौन सा गोलार्ध हो गया? दक्षिण पूर्वी गोलार्ध हो गया। ये उत्तर और पश्चिम में है, तो कौन सा गोलार्ध हो गया? उत्तर पश्चिमी गोलार्ध हो गया। ये दक्षिण और पश्चिम में है, तो कौन सा गोलार्ध हो गया? दक्षिण पश्चिमी गोलार्ध हो गया। 4 गोलार्ध हो गए ना। अब भारत देखते हैं कहां पर है इसमें। तो भारत हमारा इस वाले हिस्से में है। कहाँ है? इस वाले हिस्से में। भारत हमारा इस वाले हिस्से में। तो भारत कौन से गोलार्ध में हुआ? आप जो है कौन से गोलार्ध में हुआ? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। कौन से गोलार्ध में हुआ? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में हुआ। तो भारत हमारा उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, हमारे ग्लोब पर भारत कहाँ स्थित है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। ठीक, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भारत हमारा स्थित है, जो हम यहाँ पर एक मानचित्र की सहायता से दिखा रहे हैं। उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भारत हमारा स्थित है। अब इसका लोकेशन पता करने के लिए पृथ्वी पर क्या खींचते हैं? अक्षांश और देशांतर रेखाएं। अक्षांश रेखाएं पृथ्वी पर समानांतर खींची गई रेखाएं होती हैं। कैसी रेखाएं? समानांतर। इस तरीके से समान अंतर पर खींची गई पूरब से पश्चिम दिशा की तरफ जो है लेटी हुई रेखाएं, और इसको अंग्रेजी में कहते हैं लैटिट्यूड। क्या कहते हैं? लैटिट्यूड। तो याद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? लेटी हुई, पहुड़ी हुई रेखाएं, लेटी हुई रेखाएं क्या हो गई? लैटिट्यूड। हिंदी में कहते हैं अक्षांश रेखाएं। और जो खड़ी रेखाएं हैं उत्तर से दक्षिण, दो ध्रुवों को मिलाने वाली, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, दो ध्रुवों को मिलाने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं? देशांतर या लॉन्गिट्यूड। अब लॉन्गिट्यूड अंग्रेजी में कहते हैं तो लंबी लंबी हो गई। कौन सी? लंबी। भाई कहते हैं ना आदमी लंबा हो गया, खड़ा हो गया लंबा, तो लंबी लंबी, खड़ी खड़ी, लॉन्गिट्यूड। लंबी लंबी रेखाएं क्या हो गई? जो है लॉन्गिट्यूड या देशांतर रेखा। अब जो है भारत कितने देशांतर और कितने अक्षांश रेखा पर स्थित है ये भी देख लो। और इसका आकार क्या है? पहले आकार समझते हैं। देखो, आकार के लिए अगर हम जो है एक लाइन यहाँ ड्रॉ करें, ठीक है, और एक लाइन जो है यहाँ ड्रॉ करें, और एक लाइन जो है यहाँ ड्रा करें, और एक लाइन यहाँ ड्रा करें, तो कितने कोण इसके बन गए? 4 कोण बन गए। कितने कोण बन गए? 4 कोण। तो भारत का आकार कहता है चतुष्कोणीय। कैसा आकार है? चतुष्कोणीय। तो प्रश्न यहाँ से बनता है, बहुत लोग सिर्फ इतना नजर मारेंगे, कहेंगे भारत का आकार त्रिभुजाकार है, तो टिक मार के चले आएंगे त्रिभुजाकार, जो कि गलत है। ये कैसा है? चतुष्कोणीय। कैसा आकार है इसका? चतुष्कोणीय। 4 कोण है कि नहीं है? ठीक है। क्वाड्राएंगुलर, क्वाड्राएंगुलर अंग्रेजी में कहते हैं क्वाड्राएंगुलर। चतुष्कोणीय, 4 कोण है इसके, 4 कोने हैं, इसलिए इसको चतुष्कोणीय कहते हैं। ठीक। अब अक्षांश और देशांतर में इसका जो है कितना विस्तार है ये भी याद करने की चीज है। ठीक है। अब ये चूंकि 0 डिग्री की अक्षांश रेखा है, 0 डिग्री की अक्षांश, तो इसके ऊपर चलोगे तो 1-1 डिग्री बढ़ती जाएगी और यहाँ पर आ जाएगा 90 डिग्री, और इधर चलोगे 1-1 डिग्री बढ़ेगी, यहाँ पर आ जाएगा 90 डिग्री। 90 डिग्री उत्तर में और 90 डिग्री दक्षिण में अक्षांश रेखाएं हैं। कितनी कौन सी रेखाएं? अक्षांश। तो अब यहाँ से ऊपर बढ़ोगे तो ऊपर बढ़ते हुए नंबर आएगा ना। तो जो भारत का दक्षिणी भाग है, भारत का
दक्षिणी भाग है उसका जो अक्षांश रेखा है वो कितना है 8 डिग्री 4 मिनट। कितना है 8 डिग्री 4 मिनट। और कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में है। तो लिखेंगे 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। एन शब्द किसका लिया है? नॉर्थ का। 8 डिग्री 4 मिनट। लेकिन है ये दक्षिण में, दक्षिणी में, भारत के दक्षिण में है, लेकिन गोलार्ध कौन सा है? उत्तरी, नॉर्थ गोलार्ध है। तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी गोलार्ध से लेकर के, और यहां पर सबसे ऊपर जो है जो अक्षांश रेखा गया है वो है 37 डिग्री 6 मिनट का। कितना है? 37 डिग्री 6 मिनट। तो 37 डिग्री 6 मिनट 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक ये क्या है? देशांतरीय विस्तार, वो अक्षांशीय विस्तार है। कौन सा विस्तार है? अक्षांशीय विस्तार। तो अक्षांशीय विस्तार याद करो आप, भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट। भाई डिग्री को जो है ऊपर शून्य से दर्शाते हैं, और मिनट को सिंगल डंडे से, और सेकंड को डबल डंडे से दर्शाते हैं। अगर सेकंड भी पढ़ना है इसमें, जैसे 8 डिग्री 4 मिनट 6 सेकंड लिखना है बाद में, तो 6 लिख करके क्या लिखेंगे? डबल डंडा खींचेंगे, तो उसको सेकंड में पढ़ते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से, लेकिन सेकंड में यहाँ जरूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ आप जो है मिनट में जान के रखो। 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी गोलार्ध के बीच भारत का अक्षांशीय विस्तार है। अब देशांतर रेखा, देशांतर रेखा कौन सी रेखा होती है? खड़ी रेखा। ठीक है, दोनों तरफ ये खड़ी रेखा खींच दें, भारत के सबसे पश्चिमी छोर पर और भारत के सबसे पूर्वी छोर पर, सबसे पूर्वी छोर पर है। तो पूरा भारत पूर्वी गोलार्ध में, लेकिन मान लो हम यहाँ पर रहते हैं उत्तर प्रदेश में, तो ये हमारे इधर क्या हो गया? पूरब हो गया, और ये इधर पश्चिम हो गया। ठीक, तो पश्चिमी छोर पर, और जो है अब यहाँ से यहाँ मान लीजिए 0 डिग्री की देशांतर रेखा। कितने डिग्री की? 0 डिग्री। तो इधर से इधर बढ़ेंगे तो नंबर बढ़ता जाएगा ना, नंबर बढ़ेगा। तो यहाँ पर कितना नंबर आएगा? वो आएगा आपका 68 डिग्री 7 मिनट। 68 डिग्री 7 मिनट, ये भी याद रख लो। और ये है आपका देशांतर कौन सा है? नॉर्थ है, वो ईस्ट है। कौन सा देशांतर है? ईस्ट, पूर्वी देशांतर। ठीक है, तो ये हो गया 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के आपका इसका विस्तार है 97 डिग्री 25 मिनट। 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ठीक है, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच भारत का विस्तार है। क्या है? भारत फैला हुआ है। अगर इन दोनों को घटाओगे, 68 में से 97 घटाओगे तो लगभग 29 डिग्री आएगा, 37 में से 8 घटाओगे तो लगभग 29 डिग्री आएगा। बॉक्स जो हमने बनाया है ये लगभग कैसा लग रहा है? स्क्वायर जैसा। कैसा लग रहा है? स्क्वायर जैसा, क्योंकि दोनों में अंतर लगभग बराबर आ रहा है, लेकिन किलोमीटर की दूरी में थोड़ा सा अंतर आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है। ठीक, तो इस तरीके से ये जो है भारत का अक्षांशीय विस्तार और क्या है? देशांतरीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक क्या है? अक्षांशीय विस्तार। और देशांतरीय विस्तार कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से लेकर, पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। दोनों कौन से देशांतर है? पूर्वी देशांतर है। और अक्षांश कौन से? दोनों उत्तरी अक्षांश है। दोनों कौन से अक्षांश है? उत्तरी अक्षांश। तो समझिए, देशांतर पूर्व और पश्चिम में पढ़ा जाता है, और अक्षांश रेखाएं उत्तर और दक्षिण में पढ़ी जाती हैं। अक्षांश रेखाएं हमेशा किस में पढ़ी जाएंगी? उत्तर और दक्षिण में, और देशांतर रेखाएं पूर्व और पश्चिम में। तो भारत जो है इस तरीके से उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, जिसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार ये रहा। ठीक, अब हम बात करेंगे इस पूरे क्षेत्रफल का। भारत हमारा जो है इसका पूरा कितना क्षेत्रफल है? तो इसका क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो याद होना चाहिए 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ये पूरा इसका पूरा एरिया कितना? अब इस पूरे विश्व का कितना परसेंट हो गया? तो ये पूरे विश्व का 2.4% हो गया। कितना हो गया? यानी हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी जितना भूखंड है, जितनी जमीन है, पानी वाला भाग नहीं, जितना क्या स्थल मंडल है, उस स्थल मंडल का भारत के पास कितना जमीन है? 2.4%।
ठीक है। तो 2.4% भारत के पास पूरे विश्व की जमीन है। और पॉपुलेशन की अगर बात करें तो हमने चीन को भी पार कर दिया, पीछे छोड़ दिया। 2000 अभी हालांकि 2011 के बाद सेंसस नहीं आया है, जनगणना नहीं हुई है, 2021 में होनी थी जो हो नहीं पाई कोरोना काल की वजह से। लेकिन 2023 का जो आंकड़ा आ रहा है यूएनओ द्वारा, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा, तो उसने प्रकाशित किया है कि भारत की आबादी लगभग 143 करोड़ हो गई है। कितनी हो गई है? 143। 2011 की जनगणना में हम थे 121 करोड़। कितने थे? 121 करोड़। लगभग 20-22 करोड़ जनसंख्या हमारी 10 साल में क्या हो गई? बढ़ गई है। और चीन की जनसंख्या है लगभग 142 करोड़। चीन की जनसंख्या लगभग कितनी है? 142। तो चीन को भी हमने पीछे छोड़ दिया। तो जनसंख्या के मामले में हम पहुंच गए नंबर 1। ठीक है, चीन को पछाड़ दिया। अभी इसमें चल रहा है, अभी नया सेंसस जब भारत का आएगा तो उसे हम ऑथेंटिक मानेंगे। ये तो यूएन तो अपना कुछ भी प्रकाशित करता रहता है, लेकिन अभी मान लो कि 140 करोड़ से अधिक जनसंख्या हो गई भारत की, 140 करोड़ से अधिक हो गई। अब देखो क्षेत्रफल में भारत का कौन सा स्थान है, कभी कभी प्रश्न यहां से आ जाता है। विश्व में, हाँ, विश्व में भारत का क्षेत्रफल में कौन सा स्थान है? 7वां। अब 6 इससे बड़े देश कौन कौन से हैं वो हम लोग देखते हैं। तो उसे देखो, उसे हमें नक्शा के माध्यम से समझा देते हैं, विश्व के नक्शा के माध्यम से। विश्व के नक्शे में हम लोग समझते हैं, ठीक, ये है हमारा उत्तरी अमेरिका, ठीक है, ये है हमारा दक्षिणी अमेरिका, ये है ग्रीनलैंड, और ये है हमारा अफ्रीका महाद्वीप, ठीक, ये है हमारा यूरोप, ये है हमारा अरब प्रायद्वीप, और ये है हमारी इंडिया। ठीक है, रफली ऐसे ही बना दिया। ये हमारा इंडिया और ये हमारा ऑस्ट्रेलिया। अब देखो कैसे नक्शे से याद करना है हमको। पहले नंबर पे क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राष्ट्र कौन सा है? रूस है। ठीक है, अब रूस से हम सीधे इसके पैरेलल चले आएंगे कहाँ? कनाडा। कहाँ चले आएंगे? कनाडा। तो दूसरे नंबर पे क्या हो गया? कनाडा। पहले नंबर पे रूस। अब कनाडा से फ्लाइट से उड़ेंगे चाइना चले आएंगे। कहाँ चले आएंगे? चाइना चले आएंगे। तीसरे नंबर पे क्या हो गया? चाइना। अब चाइना से उड़ेंगे यूएसए आ जाएंगे। चाइना से उड़ेंगे कहाँ जाएंगे? यूएसए आ जाएंगे। तो चौथे नंबर पे कौन हो गया? यूएसए, अमेरिका जिसको बोलते। अब अमेरिका से दक्षिण में छलांग मारेंगे, ब्राजील आ जाएंगे। कहाँ आ जाएंगे? ब्राजील। पांचवें नंबर पे कौन हो गया? ब्राजील। अब ब्राजील से उड़ेंगे ऑस्ट्रेलिया आ जाएंगे। तो छठे नंबर पे क्या हो गया? ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया से उड़ान भरेंगे तो आ जाएंगे सातवें नंबर पे इंडिया। कहाँ जाएंगे? इंडिया। तो इस तरीके से हमारे भारत से 6 बड़े देश कौन कौन से हो गए? पहले नंबर पे रूस, रूस के बराबर में कनाडा, कनाडा से छलांग मारे फिर चाइना आ गए, चाइना से छलांग मारे फिर यूएसए आ गए, यूएसए से दक्षिण में छलांग मारे ब्राजील आ गए, ब्राजील से ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से भारत। तो इस तरीके से पहले नंबर पे हो गया क्षेत्रफल में सबसे बड़ा रूस, दूसरे नंबर पे हो गया कनाडा, तीसरे नंबर पे हो गया चीन, चौथे नंबर पे हो गया यूएसए या अमेरिका जिसको कहते हो हम बोलचाल की भाषा में, संयुक्त राज्य अमेरिका या अमेरिका। पांचवें नंबर पे हो गया ब्राजील, हमारा अच्छा मित्र है ब्राजील, और छठे नंबर पे हो गया ऑस्ट्रेलिया, सातवें नंबर पे हम हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे जो है क्षेत्रफल के आधार पे प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। बड़े देशों के नाम तो यहाँ से आपको याद रखना है। ठीक है, अब भारत के अंदर प्रवेश करते हैं, भारत के अंदर प्रवेश करते हैं। तो भारत के अंदर राज्यों के बारे में हम लोग अध्ययन करें। अब राज्यों की अगर बात करें तो भारत में इस समय कितने राज्य हैं? सबको पता है कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8। केंद्र शासित प्रदेश को यूनियन टेरिटरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनियन टेरिटरीज, संघ शासित प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश। तो 28 राज्य हैं और 8 क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। हम लोग नक्शे में देख सकते हैं। ठीक है, अभी 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं, तो उनका तारीख आपको याद रखना है। कब बनाए गए हैं? 31 अक्टूबर 2019। जब कोरोना का समय आ रहा था उससे पहले हमारे देश को जो है
जम्मू कश्मीर के राज्य को खत्म करके क्या बना दिया गया, 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। तो कब बनाए गए, 31 अक्टूबर 2019 को, 31 अक्टूबर 2019 को। और इसके अलावा जो है 2 केंद्र शासित प्रदेश थे, दमन दीव और दादर नगर हवेली। इन दोनों को जोड़ दिया गया, इन दोनों को जोड़ दिया गया 26 जनवरी 2020 को। कब जोड़ा गया, 26 जनवरी 2020 को। तो पहले जो है 9 केंद्र शासित प्रदेश थे, अब हो गए 8। पहले 2 ये अलग अलग थे, जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख बना तो 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश रहे, तो 9 हो गए, और जब 2 जोड़ दिए गए तो कितने बचे, 8। अब इनका हम लोग बारी बारी से जो है राज्यों के बारे में देखते हैं, एक नजर डालेंगे, चाहे आप इस मानचित्र के माध्यम से देख लो, चाहे वहां जो सादा बनाया है, ठीक है। ये रंगीन मानचित्र है, इसमें स्पष्ट दिखेगा नहीं आपको, क्योंकि यहाँ खिचड़ी सी पकी हुई है? नहीं दिख रहा है ना, खिचड़ी सी पकी हुई है, इसलिए मैंने बोर्ड पे बना रखा है। अब यहाँ पर राज्यों के बारे में देख लेते हैं, 28 राज्य पहले देखते हैं। तो शुरू कर, राज्य की बात करेंगे। ये जो हमारा ताज है, ये तो केंद्र शासित प्रदेश बन गया, जो हमारा ताज है, सर पे ताज लगा हुआ, केंद्र शासित बन गया। तो पहला राज्य हिमाचल प्रदेश हो गया, इसके बगल में लगा हुआ है पंजाब, फिर यहाँ हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, ठीक है। और इधर जो है 7 सिस्टर्स है, पूर्वोत्तर के राज्य, 7 राज्यों को पूर्वोत्तर के राज्य कहा जाता है, और उत्तर में है एक सिक्किम। तो पूर्वोत्तर के राज्य 7 राज्य हैं, जिसमें आपका मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, ठीक है। अब इनको आपको अभी ठीक से ये पूरे राज्य, आप 28 राज्य के नाम आपने देख लिए हैं, लेकिन इनको खाली आपको लोकेशन पता रखना है। देखो 4 राज्य जो है दक्षिण के राज्य कहलाते हैं, 4 प्रमुख राज्य दक्षिण के राज्य कहलाते हैं। कौन कौन से, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। अब आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक तेलंगाना भी बन गया है, तो ये कहलाते हैं प्रायद्वीपीय पठार के राज्य, प्रायद्वीपीय पठार के ये राज्य, ठीक है। 5 हो गए, क्योंकि आंध्र प्रदेश से एक तेलंगाना अलग हो गया है। तो इस तरीके से अब इसमें गोवा भी एक छोटा राज्य है, गोवा भी फंसा हुआ है। तो ये दक्षिण के ये राज्य जो है, आपको इसकी सीमा याद रखनी है। जैसे महाराष्ट्र से लगा हुआ है, गोवा हो गया, कर्नाटक, तेलंगाना, ठीक है। फिर उससे नीचे आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु। और इसके अलावा जो इसमें आपको याद रखना है, कौन सा ऐसा राज्य है जो अधिक राज्यों की बाउंड्री से लगा हुआ है, कौन सा ऐसा राज्य है जो अधिक राज्यों की बाउंड्री शेयर करता है, तो आपका उत्तर प्रदेश है। कौन सा राज्य है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 8 राज्य की सीमा लगती है, कितने राज्य की, 8, और एक जो है केंद्र शासित प्रदेश की, एक यूनियन टेरिटरीज की। अब कौन कौन से 8 राज्य हैं, उत्तर में लगती है इसकी उत्तराखंड से, उत्तर में लगती है इसकी उत्तराखंड से, और इसके अलावा हिमाचल की लगती है, इससे लगती है हिमाचल, तो दूसरे नंबर हिमाचल, तीसरे नंबर पे हरियाणा, उत्तर प्रदेश से तीसरे नंबर की सीमा लगती है हरियाणा की, और चौथे नंबर पे राजस्थान, 5वें नंबर पे मध्य प्रदेश, 6वें नंबर पे छत्तीसगढ़, 7वें नंबर पे झारखंड, 8वें नंबर पे बिहार। तो ये 8 राज्य जो जिनकी सीमा लगती है किससे, भारत से, वो भारत कह रहा हूं, यूपी से। किससे लगती है, यूपी से। और एक विदेशी सीमा लगती है इसकी, नेपाल की, नेपाल की भी सीमा लगती है किससे, उत्तर प्रदेश। तो एक दूसरे देश की दूसरे देश की सीमा लगती है, और 8 राज्यों की सीमा लगती है, और एक केंद्र शासित प्रदेश की सीमा लगती है। केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है आपका, दिल्ली। कौन सा है, दिल्ली। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश की सीमा भी उत्तर प्रदेश से लगती है। तो प्रश्न यहां से पूछा जाएगा, इन 8 में से एक नाम कोई दे देगा पंजाब, इधर से दे देगा हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, कहेगा निम्न में से किसकी सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं लगती है। प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो पंजाब की नहीं लगती है। या इधर दे देगा आपका जो है बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, कहेगा किसकी सीमा भारत वो उत्तर प्रदेश से नहीं लगती है, तो किसकी नहीं लगती है, पश्चिम बंगाल की नहीं लगती है। तो 8 नाम आपको याद हो जाने चाहिए, ठीक। और 7 नाम आप, इनमें बड़ा खिचड़ी रहता है, पूर्वोत्तर के राज्यों में बहुत खिचड़ी रहता है। यहाँ मुख्य रूप से वैसे तो 8 राज्य हैं,
इस इलाके में, ये पूरा इलाका अगर काट दें, ठीक है, तो ये पूरा इलाका, इस इलाके में कितने राज्य हो गए? 8 राज्य हो गए। 20 राज्य तो इधर हो गए और 8 राज्य इस इलाके में है, ठीक, जिसमें सिक्किम अलग थलग है, सिक्किम जो है अलग थलग है, बाकी 7 राज्य इकट्ठे हैं, तो इसको कहते हैं 7 सिस्टर्स, 7 बहनों के राज्य, 7 बहनों का राज्य। ये सब 7 बहन है बेचारी, इनको 7 बहन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ सब जो है रहन सहन, खानी बानी, बीना बानी सब एक जैसा ही है, तो इनको कहा जाता है 7 बहनों का राज्य। अब कौन कौन से 7 बहन है? अरुणाचल प्रदेश है जो सबसे पूरब में है, हमारे देश के सबसे पूरब में कौन सा राज्य है? अरुणाचल प्रदेश। इसीलिए अरुणाचल प्रदेश को सूर्योदय का राज्य भी कहा जाता है, देश नहीं, सूर्योदय का राज्य भी कहा जाता है। अब अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर। क्या है? ईटानगर। अब इसी से सटा हुआ एक राज्य है नागालैंड, ठीक है, और नागालैंड से सटा हुआ राज्य है मणिपुर। तो इसको कैसे याद रखेंगे? नागमणि। कैसे याद रखेंगे? नागमणि। नागालैंड से सीमा साझा करता है मणिपुर, तो नागमणि कौन सा हो गया? नागमणि। और मणिपुर से सीमा लगती है मिजोरम की। किसकी लगती है? मिजोरम। और मिजोरम से सीमा लगती है त्रिपुरा की। किसकी लगती है? त्रिपुरा की। और मेघालय असम के बीच में घुसा हुआ है। मेघालय कहाँ घुसा हुआ है? असम के बीच में। और 7वां राज्य हो गया असम। 7वां राज्य क्या हो गया? असम। तो इस तरीके से 7 राज्य कहलाते हैं 7 सिस्टर्स। क्या कहलाते हैं? 7 सिस्टर्स। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर। नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा। क्या है? कोहिमा। मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल। देखो राजधानी तो याद रखनी पड़ेगी। मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल। और मिजोरम की राजधानी आइजोल। मिजोरम की आइजोल। और त्रिपुरा की बिरथला, अगरतला। क्या है? अगरतला। और मेघालय की शिलोंग। मेघालय की क्या है? शिलोंग। असम की दिसपुर। असम की क्या है? दिसपुर। ठीक, तो ये 7 सिस्टर्स ये कहलाता है। और एक सिक्किम है, सिक्किम जिसकी राजधानी क्या है? गंगटोक। सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक। तो इन राज्यों में थोड़ा सा खिचड़ी रहता है, इनको आप 1-2 बार नक्शे पे देख लोगे तो याद हो जाएगा। देखो भूगोल नक्शे के माध्यम से पढ़ा जाता है, तब आसानी से याद रहता है, तब आसानी से याद है। अब यहाँ से इनमें से प्रश्न क्या पूछा जाएगा? क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। और सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य है गोवा। ठीक है। अब जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश। और सबसे छोटा राज्य है सिक्किम। सबसे छोटा राज्य है सिक्किम, जिसकी मात्र 6 लाख के करीब जनसंख्या है। 6 लाख जो है 20 हजार की आसपास जनसंख्या होगी। किसकी? सिक्किम की, सबसे छोटा। और उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन लगभग 24 करोड़ के आसपास पहुंच गई है। कितनी? 24 करोड़। ठीक है। तो बच्चा है इतने, तो जाने कितने बच्चे इसके होंगे इतने सिक्किम जैसे। ठीक है। तो जो है छोटे राज्य और बड़े। अब हम यूनियन टेरिटरीज की बात करेंगे। 8 केंद्र शासित प्रदेशों की बात करेंगे। कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8। उत्तर से शुरू करते हैं और सबसे ऊपर क्या है? लद्दाख। और लद्दाख ही क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा पहले क्या था? अंडमान निकोबार था, लेकिन लद्दाख और जम्मू कश्मीर के बन जाने से अब कौन सा बड़ा हो गया? लद्दाख। तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो गया? लद्दाख। और दूसरे नंबर पे क्या हो गया? जम्मू कश्मीर। ठीक है। तो ये जम्मू कश्मीर है। और इसके बाद चलेंगे यहाँ पर पंजाब और हरियाणा की राजधानी है। क्या नाम है? चंडीगढ़। सही पहचाना। क्या नाम है? चंडीगढ़। अब देखो राजधानी भी देखते चलो। लद्दाख की राजधानी क्या है? लेह। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी क्या है? लेह। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की 2 राजधानी है। समर में श्रीनगर है। समर में क्या? याद कैसे होगा? समर, समर यानी गर्मी। समर में क्या है? श्रीनगर। समर में क्या है? श्रीनगर। ठीक है। समर में श्रीनगर। एस से समर, एस से श्रीनगर। तो गर्मियों की राजधानी जम्मू कश्मीर की क्या है? श्रीनगर। और विंटर में, सर्दी में जम्मू। सर्दी में क्या है? जम्मू। सर्दी में क्या है? जम्मू। एक याद हो जाएगा, दूसरा अपने आप हो जाएगा।
गर्मी में यानी समर में श्रीनगर और सर्दी में जम्मू। तो ये जम्मू कश्मीर की राजधानी, दो राजधानी होगी। तो प्रश्न यहाँ पूछा जाएगा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी दो राजधानियां हैं, गर्मी में अलग और सर्दी में अलग। तो अब इसके बाद चलेंगे तीसरे नंबर पे, यहाँ आ जाएंगे चंडीगढ़। चंडीगढ़ स्वयं केंद्र शासित प्रदेश है और उसकी राजधानी भी क्या है, चंडीगढ़। और दो राज्यों की भी राजधानी साझा करती है, दो राज्यों की भी राजधानी है, किसकी, पंजाब की और हरियाणा की। तो प्रश्न पूछा जाएगा कौन सा ऐसी राजधानी है जिसके तीन राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानी है। तो दो राज्य हो गए और एक केंद्र शासित प्रदेश, दो राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। अब इसके नीचे दक्षिण में आएंगे तो चौथे नंबर के केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। दिल्ली जो पॉपुलेशन में सबसे बड़ी है। ऐसी कौन सी केंद्र शासित प्रदेश, ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी जनसंख्या सबसे अधिक है, तो कौन सा हो गया, दिल्ली। अब दिल्ली से इधर जहाज लाएंगे अपना, यहां पर है दमन, यहां क्या है, दमन, यहां है दमन, ये क्या हो गया, दमन। और यहाँ क्या है, दीव, यहाँ दमन है, यहाँ दीव है। दोनों क्या है, गुजरात के तट पर स्थित है। दमन अलग है और दीव अलग है, लेकिन दोनों मिलाकर के दमन दीव कहलाता था पहले, दोनों मिलाकर के क्या कहलाता था, दमन दीव। और यहाँ पर जो है आपका महाराष्ट्र और गुजरात की सीमा पर अंदर, महाराष्ट्र गुजरात की सीमा पर अंदर क्या है, जो है आपका दादर नगर हवेली, दादर एंड नागर हवेली। किसकी हवेली है, दादा की हवेली। कैसे याद रखोगे, दादा की हवेली, दादर और नागर हवेली, दादर और नागर हवेली। और मैंने बताया था 26 जनवरी 2020 में इसको क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया। दो केंद्र शासित प्रदेश दमन दीव और दादर नगर हवेली, इन दोनों को ज्वाइंट कर दिया गया। तो अब ये दोनों एक हो गए। अब दोनों एक हो गए तो दोनों की राजधानी क्या होगी, तो दोनों की एक ही राजधानी है आपका दादर। कौन सी राजधानी, वो दादर कह रहा हूं, नागर, ठीक है। तो इसकी दमन है, नागर कह रहा हूं, दमन दीव है ना, दमन इसकी राजधानी हो गई। संयुक्त रूप से इसकी राजधानी क्या है, दमन। संयुक्त रूप से इसकी राजधानी क्या है, दमन। तो दादर नागर हवेली दमन दीव, इसको ऐसे पढ़ा जाता है, दादर और नागर हवेली तथा दमन दीव। इसका बड़ा नाम हो गया दादर नागर हवेली तथा दमन दीव। और इसकी राजधानी क्या है, दमन। इसकी राजधानी क्या है, दमन। तो यहां तक कितना हो गया, जो है 1 2 3 4, ये पांचवा हो गया, एक पांचवा केंद्र शासित प्रदेश हो गया। अब इसके नीचे आएंगे, ठीक है। तो यहां पर है आपका पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश में क्या है, पुडुचेरी, पुडुचेरी, ठीक है। अब पुडुचेरी जो है 3 राज्यों में फैला हुआ है। कितने राज्यों में, 3 राज्यों में। एक तो पुडुचेरी हो गया, ठीक है, और एक आपका, और एक सेकंड यहां बना दिया, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में, वो तमिलनाडु में। पुडुचेरी कहाँ है, तमिलनाडु में, पुडुचेरी। और आंध्र प्रदेश में यहां पर है आपका एनम, क्या है, एनम, आंध्र प्रदेश में एनम है। और आपका तमिलनाडु में ही एक है करैकल, क्या है, करैकल। और केरल में है माहे, केरल में क्या है, माहे। तो 3 राज्यों में 4 जगह फैला हुआ है। पुडुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश है वो 3 राज्यों में 4 जगह फैला हुआ है। कहां पर है, आंध्र प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है, एनम। एक जो छोटा सा शहर है, कस्बा है, जो केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी का भाग है, क्या कहलाता है आंध्र प्रदेश में, एनम। और तमिलनाडु में 2 स्थान है, पुडुचेरी भी है और करैकल है। पुडुचेरी है और क्या है, करैकल है। और केरल में क्या है, माहे, केरल में क्या है, माहे। और इन सब की राजधानी है पुडुचेरी, इन सब की राजधानी क्या है, पुडुचेरी। तो 6 केंद्र शासित प्रदेश हमारे भारत की मुख्य भूमि पर हो गए। 6 केंद्र शासित प्रदेश हमारे भारत के क्या हो गए, मुख्य भूमि। अब एक केंद्र शासित प्रदेश है बंगाल की खाड़ी में, क्या नाम है, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार। और एक केंद्र शासित प्रदेश है आपका अरब सागर में, जिसका नाम है लक्षद्वीप, जिसका नाम है लक्षद्वीप। कवरत्ती इसकी राजधानी है,
क्या है इसकी राजधानी? कवरत्ती। ठीक है। और सबसे छोटा इसकी एरिया कितनी है? 32 स्क्वायर किलोमीटर। कितनी एरिया है? 32 स्क्वायर किलोमीटर। तो सबसे छोटा जो है क्या है आपका केंद्र शासित प्रदेश कौन सा? लक्षद्वीप। पॉपुलेशन में भी सबसे छोटा है और एरिया में भी। इसमें 36 जो है छोटे छोटे द्वीप मिलकर के बनाता है लक्षद्वीप। 36 छोटे छोटे द्वीप। और अंडमान निकोबार में 500 से अधिक छोटे बड़े द्वीप हैं। 2 मुख्य हैं, अंडमान और निकोबार, और बाकी सब छोटे मोटे द्वीप मिला करके क्या कहलाता है? अंडमान निकोबार। क्या कहलाता है? अंडमान निकोबार। तो 6 यहाँ हो गए, 7वां ये हो गया, 8वां ये हो गया। तो 8 क्या हो गए हमारे? केंद्र शासित प्रदेश। याद रहेगा 8 के नाम। अब 8 में जो है सबसे बड़ा क्षेत्रफल में कौन सा है? लद्दाख। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन सा है? लद्दाख। और सबसे छोटा कौन सा हो गया? लक्षद्वीप। सबसे छोटा कौन सा हो गया? लक्षद्वीप। और जनसंख्या के मामले में केंद्र शासित प्रदेश में सबसे बड़ा कौन सा है? दिल्ली। और सबसे छोटा लक्षद्वीप। सबसे छोटा लक्षद्वीप। और राज्यों के मामले में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में राजस्थान। और पॉपुलेशन में सबसे बड़ा राज्य यूपी। और एरिया में सबसे छोटा राज्य गोवा। और पॉपुलेशन सबसे छोटा राज्य सिक्किम। ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है आपका 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। इनमें से सभी लगभग आपको याद हो गए होंगे। ठीक है। 8 केंद्र शासित प्रदेशों के नाम याद हो गए 28 के। अब एक होमवर्क देते हैं आपको, कल करके लाना है। सभी राज्यों की राजधानी याद करके आनी है और मैं यहाँ पूछूंगा। और मानचित्र, ऐसे सादा मानचित्र बनाऊंगा और उससे पूछूंगा कौन सा राज्य कहाँ पर है, कौन सा राज्य कहाँ पर है। ठीक है। तो ये सामान्य चीजें थी, जानकारी थी। अब जो है इसके बाद हम लोग जो है इसी में और अभी बहुत कुछ जानकारी सामान्य है उसको अब अध्ययन करेंगे। यहाँ से प्रश्न बहुत आते हैं। ठीक है। कल देखेंगे आगे इसका पार्ट 2।